अब हम एग्जांपल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जरा देखना कैसे कैसे क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर के माइनर निकालो कोफैक्टर निकालो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर निकालने आपने सीख ली है। फिर भी देख लो एक बार कैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। माइनर निकालना है तो क्या लिखोगे, पहले 3/3 ऑर्डर है ना, इसके लिए लिखोगे M11, इसके लिए लिखोगे M12, फिर लिखोगे M12, फिर लिखोगे M13, फिर क्या लिखोगे आप M21, M22, M23, फिर क्या लिखोगे M31, M32, M31, सॉरी 33। अब हम सारे माइनर फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखना कैसे कैसे हम फाइंड करें। M11 का माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, तो क्या बचा -5 के मल्टीप्लाई कराओगे 2 के साथ आएगा -10, माइनस का साइन बीच में आता ही है, 5 की 6 के साथ कराओगे तो कितना आएगा 30, आंसर आएगा कितना -40। M12 कैसे निकालेंगे, पहली रो दूसरे कॉलम को भूल जाना है, पहली रो दूसरे कॉलम को भूल जाना है तो कितना आएगा 8, माइनस का साइन कितना आएगा +18, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। M13 कैसे निकालेंगे, पहली रो तीसरे कॉलम को भूल जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, माइनस का साइन आती है बीच में, ये आएगा -15 जो कि हो जाएगा +15। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा -10 और ये कितना आएगा +35, -10। देखना जरा M12 कैसे निकालेंगे, M12 से निकालेंगे सेकंड रो पहले कॉलम को भूल जाना है, सेकंड रो पहले कॉलम को भूल जाना है, M3 और 2 के मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 6, 5 की -2 से कराओगे आएगा -10 और माइनस साइन बीच में आता ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कितना आएगा 16। दूसरी रो दूसरे कॉलम को भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाओ, क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, माइनस साइन बीच में आता ही है और क्या होगा प्लस का 6, कितना आएगा 8। 2 3 का मतलब क्या है, दूसरी रो और तीसरे कॉलम को भूल जाना है, दूसरी रो तीसरे कॉलम को भूल जाना है तो कितना बचेगा 5, माइनस का साइन है ही फिर बचेगा -9 और कितना आएगा -4। M31 का मतलब क्या है, तीसरी रो पहले कॉलम को, तीसरी रो पहले कॉलम को भूल जाना है तो क्या बचेगा, कितना बचेगा ये 18, माइनस साइन बीच में आते ही है और ये कितना आएगा +10, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। M32 का मतलब क्या है, तीसरी रो दूसरे कॉलम को, तीसरी रो दूसरे कॉलम को भूल जाना है तो बचेगा 6 और ये कितना बचेगा -8 और माइनस साइन बीच में आते ही है जो कि हो जाएगा +8, कितना आएगा 14। 3 का मतलब क्या है, तीसरी रो तीसरे कॉलम को भूल जाना है, क्या बचेगा -5 और क्या बचेगा आपका माइनस का साइन बीच में आता है ये बचेगा आपका 12, कितना आएगा आपका ये -17। मेरे ख्याल से सारे के सारे आपको ये समझ में आ गए होंगे। और कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या लिखूंगा, C11 लिखूंगा, C12 लिखूंगा, C13 लिखूंगा, C21 लिखूंगा, C22 लिखूंगा, C23 लिखूंगा, C31 लिखूंगा, C32 लिखूंगा, C33 लिखूंगा। ध्यान से देखना आप क्या क्या लिखूंगा, यहाँ पे इवन नंबर है, 1 और 1 प्लस करके 2 आएगा ना, 2 एक इवन नंबर है तो साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो यानी जो माइनर की वैल्यू है वही कोफैक्टर की होगी, यानी -40 तो कोफैक्टर भी -40। समझ में आया, क्या नंबर है आपका, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का साइन उल्टा होगा तो -10 का क्या हो जाएगा +10। कौन सा नंबर है आपका, इवन नंबर है, सेम आंसर आएगा। क्या नंबर है ये, इवन नंबर है, उल्टा साइन आएगा -16। क्या नंबर है आपका, ये इवन नंबर है, साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो उल्टा साइन आएगा +4। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, सेम आंसर आएगा। कौन सा नंबर है, ओड नंबर है, उल्टा साइन आएगा। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, सेम आंसर आएगा। समझ में आया, यहाँ पर हमने सारे के सारे माइनर सारे के सारे कोफैक्टर निकालने सीख लिए हैं, मुझे लगता है सारा सारा समझ में आया होगा। अब हम एग्जांपल नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जरा देखना क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को सॉल्व करो और डिटरमिनेंट हमें क्या दे रखा है 1 sin θ 1 - sin θ 1 1 sin θ
-1 माइनस साइन थीटा और 1, इस पूरे डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद अगर हम सॉल्व कर लेंगे, बाद में हमें ये शो करना है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो 2 और 4 के बीच में आएगी। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगी, हमें शो। देखना जरा कैसे कैसे करेंगे। पहले हमें ये बोला डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। देखना कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट हमें दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा और माइनस का 1 और साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और क्या दे रखा है 1 और क्या दे रखा है साइन थीटा और क्या दे रखा है आपका 1। यहाँ पर हमें ये चीज दे रखी है। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था या तो एक्सपेंड करो रो को या तो एक्सपेंड करो कॉलम को। समझ में आया? या तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दो या दूसरी को एक्सपेंड कर दो या तीसरी को एक्सपेंड कर दो, या कॉलम 1 को एक्सपेंड कर दो या कॉलम 2 को एक्सपेंड कर दो, कॉलम 3 को एक्सपेंड करो। पर मैक्सिमम टाइम्स जनरली हम पहली रो को ही एक्सपेंड करते हैं, पहली रो को ही फैलाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, हम पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, पहली रो को फैलाएंगे। पहली रो को फैलाने का तरीका क्या था? पहली रो पकड़ो, पकड़ ली, ब्रैकेट लगाओ, 1 लिख दिया ना, ब्रैकेट लगा दिया, साइन थीटा लिखो, क्या लगा दो? ब्रैकेट। समझ में आया? फिर लिख दो 1, फिर क्या लगा दो? ब्रैकेट, बिना किसी दिक्कत के। पहले आएगा प्लस साइन, बाद में आएगा माइनस साइन, फिर आएगा प्लस साइन हमेशा। अब 1 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाओ 1 इस रो में है, इस कॉलम में है, भूल जाओ। तो क्या बचा? यहाँ बचा 1 इंटू 1 करोगे, 1 इंटू 1, माइनस साइन बीच में आता ही है। और साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस का, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा मेरे ध्यान में। अब देखना जरा, माइनस साइन का, अब साइन थीटा जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाओ। साइन थीटा इस रो में है, इस कॉलम में है, भूल जाओ। तो माइनस साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन बीच में आता ही है। और साइन थीटा की मल्टीप्लाई -1 में कराओगे तो आएगा माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का साइन थीटा। समझ में आया होगा। अब आगे देखना, आगे क्या लिखा हुआ है? 1 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, भूल जाना है 1, ये वाला 1, ये वाला 1 की बात हो रही है। ये 1 इस वाली रो में है, इस वाली कॉलम में है, भूल जाओगे तो हमारा ये बचेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा। और माइनस का साइन बीच में आता ही है, और ये 1 इंटू -1, ये आएगा -1, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपको ये प्लस बन जाएगा। मेरे ध्यान में बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा क्या क्या बचा देखने जरा। 1 तो लिखा है ब्रैकेट के बाहर, तो 1 की कोई औकात नहीं होती, इसलिए 1 को हम नहीं लिखेंगे। सिर्फ क्या बचा हमारा? ब्रैकेट हटा के बचा सिर्फ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन थीटा था, और ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर बचा 0, और यहाँ पे क्या बचा हमारा? 1। इस ब्रैकेट के बाहर भी 1 ही लिखा है, तो 1 को लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्या बचा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब देखना जरा, 1 प्लस 1 कितना बचा? 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो पूरा 0 हो गया। तो इसको मैं और अच्छी तरीके से लिख सकता हूं कि दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारा ये बचा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आगे सॉल्व करने के बाद, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। पर हमसे क्या बोला है कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में लाके दिखाओ, इन्होंने ये बोला है। तो कैसे कैसे लाके दिखाएंगे जरा यहाँ पे देखना। यहाँ पर अगर आप जानते होंगे, ये अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसका सेकंड पार्ट, कि साइन थीटा की जो वैल्यू आती है, साइन थीटा की जो वैल्यू आती है हमेशा -1 और +1 के बीच की वैल्यू आती है। साइन थीटा की जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, साइन थीटा का आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच का ही आता है, इसके अलावा आंसर नहीं आता। और अगर मुझे साइन थीटा नहीं चाहिए, जो मुझे लेके आना, मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ साइन स्क्वायर करा। अगर मैं साइन स्क्वायर करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा करूंगा, तो मेरा नेगेटिव वाला आंसर आएगा ही नहीं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा नेगेटिव वाला आंसर आएगा ही नहीं। आप जानते होंगे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी प्लस ही आंसर आता है, तो नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं। तो सारे नेगेटिव वाले हटाओगे। जैसे ही नेगेटिव हटाओगे तो नेगेटिव के अलावा क्या नंबर बचेगा? यहाँ बचेगा 0। क्या बचेगा? 0। और 1 का स्क्वायर क्या ही आएगा भैया? 1 ही आएगा। समझ में आ गई होगी ये वाली बात, बिना किसी दिक्कत के। बात समझ में आई? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा मेरा बन गया। साइन स्क्वायर के साथ, साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या लिखा है? प्लस का 1। क्या लिखा है? प्लस का 1।
तो एक काम करो, इधर भी +1 कर दो, इधर भी +1 कर दो, इधर भी +1 कर दो। तो इधर +1 करोगे तो आएगा 1, इधर +1 करोगे आएगा 1 + sin² थीटा, और इधर अगर +1 करोगे तो आएगा 2। देखना इसकी शक्ल सेम सेम लग रही है, इसकी शक्ल सेम सेम लग रही है, बस एक चीज की कमी लग रही है कि इसकी मांग भर दो, सिंदूर भर दो। और सिंदूर कैसे भरोगे भैया? 2 के साथ सिंदूर भरोगे ना। सिंदूर भरने के लिए कौन होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो कैसे भरेंगे सिंदूर? देखना जरा, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे 2 की मल्टीप्लाई इधर करी तो आएगा 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो आएगा 2 ना। और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन, और यहाँ पे जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट में लिखोगे 1 + sin² थीटा, और फिर से साइन लगा दिया, और ये कितना बन जाएगा आपका 4। तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे। अब देखना मांग घंटे के बाद क्या इसकी बीवी लग रही है? क्या ये बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल लग रही है? 2 1 + sin² थीटा, 2 1 + sin² थीटा। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर आया था? हमारे डिटरमिनेंट के। यानी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है हमारी वो 2 और 4 के बीच में मैंने लाके दिखा दी। तो ये मैंने कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अब हम एग्जांपल नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8 को एक बार हम रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पता है। If this brackets denote the greatest integer less than or equals to the real number under consideration and this then find the determinant ये सारा हमें दे रखा है, इसको हमें फाइंड करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में एक चीज यूज हो रही है बार बार, वो चीज ये यूज हो रही है, और ये ब्रैकेट पता है किसको दर्शाता है? ये ब्रैकेट दर्शाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ये ब्रैकेट दर्शाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। अब भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या निकालनी है? वैल्यू। तो क्या करना है? मेरे पीछे जो भी इंटीजर होगा वो मेरा आंसर होगा। मेरे पीछे जो भी इंटीजर होगा वो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। मेरे पीछे जो भी इंटीजर होगा वो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। देखना जरा कैसे कैसे, मतलब समझे नहीं है, वो एग्जांपल के साथ एक बार ट्राई करते हैं, देखने कैसे कैसे हम करेंगे। कि भैया क्या लिखा है? 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। क्या बोला इन्होंने? 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे? देखने जरा, 2.3 शायद यहां पर लाई करेगा कहीं, 2.3 शायद यहां पे लाई करेगा, और जब यहां पे लाई करेगा इसके पीछे कौन सा इंटीजर बैठा है? 2। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2। समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बोलता है कि मेरे पीछे कौन, और कौन इंटीजर, मेरे पीछे कौन इंटीजर है, वो मेरा आंसर है। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा 1.9 देखेंगे कहां पे लाई करेगा? 1.9 यहाँ पे लाई करेगा, और 1.9 बोलेगा मेरे पीछे कौन? ये बोलेगा मेरे पीछे है 1 इंटीजर। मेरे पीछे कौन है? 1 इंटीजर। तो मेरा आंसर क्या होगा? 1। आंसर इंटीजर में ही आएगा क्योंकि नाम में इंटीजर आ रहा है। 1.9 के पीछे इंटीजर कौन? 1 इंटीजर है। 1.2 के पीछे इंटीजर कौन? 1.2 यहाँ पे लाई करेगा। 1.2 के भी पीछे इंटीजर कौन? 1.2। 0.7 के भी पीछे इंटीजर कौन? 0.7 यहाँ पे लाई करेगा, और 0.7 के भी पीछे इंटीजर कौन? 0। बात समझ में आ गई होगी। और 4 तो अपने आप में खुद इंटीजर है, तो 4 का आंसर 4 ही होगा, 3 का आंसर 3 ही होगा। अब देखना जरा, माइनस का 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब माइनस का 1.7 में यही बोलेगा मेरे पीछे कौन? अच्छा 1.7 कहां पे लाई करेगा? 1.7 यहाँ पे लाई करेगा, और 1.7 के पीछे इंटीजर कौन? ये रहा माइनस का 2। -2 का आंसर -2 ही होगा बिना किसी दिक्कत के। और -3.2 के पीछे इंटीजर कौन? -3.2। -3.2 यहाँ पे लाई करेगा, और -3.2 के पीछे इंटीजर कौन? भैया -4। समझ में आया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये सारी नंबर लाइन का यूज करके आप कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पता कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। समझ में आते हो सारा का सारा। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखना क्वेश्चन हम कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे नहीं करेंगे। देखो जरा, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन को एक बार रीड कर लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो -1 से तो बड़ी है और बराबर भी है, और 0 से छोटी है। यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी है, बराबर भी है, और 0 से छोटी है। यानी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। y की कंडीशन क्या दी है कि y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या दी है z की? कि z की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है, और z की वैल्यू 1 भी हो सकती है।
ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। जरा फाइंड करेंगे। अच्छा, x की वैल्यू जीरो नहीं होगी ना, x की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, जीरो से कम होगी, जीरो से कम होगी, जीरो से कम यहां भी हो सकती है, 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 और -1 भी हो सकती है। अगर जीरो नहीं होगी, जीरो के पीछे वाली कोई वैल्यू होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ही बैठेगा, -1। 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 यानी x की जगह कुछ भी उठा के रख देना, आंसर आपका x की जगह कुछ भी उठा के रख देना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ही आएगा, -1 ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पर इसको कैसे करेंगे कि y की वैल्यू जीरो हो सकती है, 1 नहीं होगी, तो 1 के पीछे वाली ये होगी। जब 1 नहीं है ना, 1 से पहले वाली तो हो सकती है y की वैल्यू, 1 के पीछे कौन, 1 के पीछे भैया 0.9, 0.8, 0.7। अगर 0.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, अगर 0.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आंसर क्या ही आएगा, 0। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ही आएगा, 0। यानी आप y की जगह कुछ भी उठाकर रख देना, आपका आंसर हमेशा क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जरा इसको रीड करना, ये कैसे बोला है कि z की वैल्यू भैया 1 होगी और 2 नहीं होगी, 1 होगी और 2 नहीं होगी। अगर 2 नहीं होगी तो 2 से पहले वाली हो सकती है, 1.9 हो सकती है। और अगर 1.9 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 1.4 हो सकती है, 1.3 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 1.1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पर जो भी होगी, अगर 1.9 होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ही आएगा, 1 ही आएगा। 1.5 होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ही आएगा, 1 ही आएगा। 1.2 होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ही आएगा, 1 ही आएगा। यानी यहां से लेकर यहां तक आप कुछ भी उठा कर रख देना, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या ही आएगी, 1 ही आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो इस डिटरमिनेंट को मैंने लिखा, और हमें पता है x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आई है, -1। और यहाँ पे लिखोगे -1 और +1 यहाँ पे था ही। और y की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। और z के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी। y की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, +1। और z की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। x की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी। y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी 0। और z की वैल्यू कितनी आई थी, 1। 1 + 1 कितना होता है, आपको पता ही होगा। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 2। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब इस पर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सॉरी 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हो। देखो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बता रखा है। या तो इसको फैला दो अलोंग द रो या अलोंग द कॉलम। हमेशा मैं फैलाऊंगा अलोंग द रो, और वो कौन सी रो, पहली रो। तो पहली रो के अलोंग फैलाऊंगा, तो कैसे कैसे फैलाऊंगा, यहाँ लिखूंगा 0, लगाऊंगा ब्रैकेट, यहाँ लिखूंगा 0, यहाँ लगाऊंगा ब्रैकेट, यहाँ लिखूंगा 1, लगाऊंगा ब्रैकेट। पहले आएगा प्लस साइन, फिर बाद में आएगा माइनस साइन, फिर आएगा प्लस साइन, बिना किसी दिक्कत के। अच्छा, 0 के अंदर आप कुछ भी लिख दो, 0 के अंदर कुछ भी लिख दो, आंसर 0 के अंदर, 0 के ब्रैकेट में कुछ भी लिख दो, और जब ये 0 में मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या ही आएगा, 0 ही आएगा, बिना किसी दिक्कत के। और 0 के ब्रैकेट में कुछ भी लिख दो, आंसर क्या ही आएगा, 0 ही आएगा, बिना किसी दिक्कत के। बचा बस प्लस का 1, मैं इसमें लिख देता हूँ। अच्छा, 1 का मतलब क्या है, 1 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, भूल जाओ। 1 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाओ। तो क्या क्या बचा हमारा, हमारा बचा -1, ये सारा बचा। तो -1 की मल्टीप्लाई जब 0 में करोगे तो आंसर आएगा 0, माइनस साइन बीच में आता ही है। और -1 की 1 में करोगे आंसर आएगा -1, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और साथ में आएगा 1। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 बचा, ब्रैकेट के बाहर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 × 1 कितना होता है, 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आंसर क्या है आपका, 1। यानी इस पूरे को सॉल्व करके, इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करके 1 आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछ सकता है, मैं इसको पूरा दोबारा बता दूंगा बिना किसी दिक्कत के। पर पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना बिना किसी दिक्कत के। समझ में आया, ठीक है। अब हम एग्जांपल नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। देखना जरा एग्जांपल नंबर 9 ने हमसे क्या कहा है। इसने ये बोला है कि प्रूव करो कि ये जो डिटरमिनेंट है, इसका जो आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा थीटा से। जिन डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा, वो आंसर की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी। जो वैल्यू आएगी वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी। ये हमसे बोला है, ये प्रूव करके दिखाओ। देखना जरा कैसे कैसे करेंगे। पहले इस पूरे डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे आप जानते होंगे, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और सॉल्व करना जानते हो डिटरमिनेंट को 3/3 ऑर्डर का। देखना जरा कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दूंगा, अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दूंगा, और एक्सपेंड करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। पहली रो में जो भी उनको पकड़ लो, क्या क्या पकड़ा आपने, x पकड़ा और लगा दिया ब्रैकेट, क्या लिख दिया, sin थीटा, और लगा दिया ब्रैकेट, और लिख दिया cos थीटा, लिख दिया cos थीटा, और लगा दिया
बिना किसी दिक्कत के। पहले आता है प्लस साइन, बाद में आता है माइनस साइन, फिर आता है प्लस साइन, बिना किसी दिक्कत के। अच्छा, एक्स जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाना है। एक्स इस रो में है, इस कॉलम में है, भूल जाना है। क्या बचा? माइनस एक्स इंटू एक्स, ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस साइन बीच में आता ही है, और ये क्या बचा? 1 इंटू 1 1 होता है। माइनस का साइन था साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाना है। माइनस साइन थीटा की एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का एक्स साइन थीटा, और माइनस साइन बीच में आता ही है, और cos थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आंसर आएगा आपका cos थीटा, बिना किसी दिक्कत के। समझ में आ गया होगा जैसा लगता है। अब आगे देखना, cos थीटा जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाना है। cos थीटा भैया इस रो में है, इस कॉलम में है, भूल जाना है। तो माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आएगा माइनस का साइन थीटा, और क्या क्या बच गया हमारा? माइनस का साइन बीच में आता ही है, और cos थीटा की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करोगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स cos थीटा। समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक्स की मल्टीप्लाई करो तो होगा माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स। माइनस साइन थीटा की अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा आपका? ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करा मैंने? cos थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा में करी तो आंसर आएगा माइनस का साइन थीटा cos थीटा आएगा प्लस का x cos स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा cos थीटा प्लस का ये साइन थीटा cos थीटा माइनस का अखियों से गोली मारी इन दोनों ने एक दूसरे को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? क्या बचा? माइनस का एक्स क्यूब बचा माइनस का एक्स। ये x साइन स्क्वायर थीटा है, ये x cos स्क्वायर थीटा है, दोनों में से x कॉमन आएगा, और कॉमन आने के बाद बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और शायद आप ये तो आप जानते ही होंगे, ये कितना होता है आपका? 1 होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? और माइनस का एक्स क्यूब, और ये माइनस का एक्स, और प्लस का एक्स की मल्टीप्लाई 1 में होगी एक्स ही आएगा। एक्स ने एक्स को आंखियों से गोली मारी, और क्या बच गया हमारा? माइनस का एक्स क्यूब। क्या बच गया? माइनस का एक्स क्यूब। और ये हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व करके आंसर आ गया। और आप देख पा रहे होंगे आंसर में कहीं भी थीटा नहीं है, तो मैं कह सकता हूं मेरा जो डिटरमिनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। सो डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। समझ में आ गया जैसा लगता है।